अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल शुएब की मैंने कहानी आपको सुनाई थी। उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात थे और मैंने कहा था पार्ट एक पार्ट 1 पार्ट 2 में जो बनाता हूँ तो वो कंटिन्यूटी होती है, सीक्वेंस होता है। तो ये क्योंकि सीक्वेंस नहीं है लेकिन उन्हीं की ही स्टोरीज़ हैं, उनके वालिद साहब के और दादा के वाक़यात जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। शुएब का ताल्लुक़ जो है, जो रियल उनकी लोकेशन है मरी के साथ इलाका है चट्ठा पुली, कोटली सत्तियाँ, मरी के साथ जो उनका इलाका है, गांव है जहाँ पे। और कुछ अर्सा वो चट्ठा पुली या चट्ठा बख्तावर भी जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी वो रहते रहे हैं। अब ये जो वाक़यात मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उनकी वालिद साहब के हैं। अब अच्छा, वालिद साहब का उन्होंने मुझे नाम रियल बताया है लेकिन मेंशन नहीं किया कि रियल बताना है या फ़र्ज़ी, तो इसलिए मैं रियल बता देता हूँ। और माज़रत ख़्वाह हूँ अगर रियल नहीं बताना था, क्योंकि इसलिए मैं कहता होता हूँ बता दिया करें। उनकी दूसरी कहानी थी, उन्होंने मुझे सेंड की लेकिन शायद वो दूसरी दफ़ा बताना भूल गए, पहली दफ़ा तो उन्होंने बता दिया था। उनके वालिद साहब का नाम तारिक है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बिस्तर पे हैं। आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट है कि दिल से उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे और अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। उनके वालिद साहब तारिक साहब जब जवान थे तो उनके बारे में जहाँ कई बातें मशहूर थीं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा था जो इतना अनहोना था कि लोग उस पे हैरान हो जाते। वो एक शादी में गए हुए थे जहाँ बहुत से लोग शिरकत कर रहे थे, वहीं पे तारिक साहब भी थे। तो गपशप होती रही। ऐसे बातें होते 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 जिक्र चल निकला कि तारिक साहब रोटी बड़ी खाते हैं। दो लोग आपस में जब बात कर रहे थे तो तीसरा शख्स भी उनमें शामिल हो गया और बात होती 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 शादी में हर जगह पे जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो सब आपस में डिस्कस करने लगे, हाँ यार ये बात तो है। तो वहीं पे बैठे बैठे कि यार शर्त लगाते हैं क्या। तारिक साहब वो बोले जी, आज हम एक शर्त लगाने जा रहे हैं। ये जो घर की बनी हुई रोटी होती है, घर की बनी हुई रोटी बहुत होटल की रोटी की यूँ समझ लीजिए 2 या 3 होंगी तो घर की एक होती। स्पेशली जो देहातों में या पहाड़ों में रहने वाले लोग, जहाँ जिस तरह की ये स्टोरी कोटली सत्तियाँ मेरे ख्याल में शायद बताया, वहाँ की कहानी है। तो वो रोटी अच्छी खासी मोटी होती है, उसका पेड़ा बहुत बड़ा होता है, अच्छी खासी। मेरे जैसा बंदा, मैं अपने जब घर जाता हूँ राजनपुर, वहाँ पे जो मैं वो रोटी कभी खाता था, अब तो रोटी खाए हुए भी बड़ा टाइम हो गया, मैं रोटी नहीं खाता। मैं हर चीज़ चम्मच से खा लेता हूँ या चिकन खा लेता हूँ, रूखा रोटी नहीं। स्लाइस कभी कभी बहुत ज़्यादा हो तो एक स्लाइस खा लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो एक रोटी मेरे लिए इनफ होती थी। बहुत शदीद किस दिन भूख लगी होती थी और मैं 2 रोटियां अगर खा लेता था तो मैं कहता था ओए होए होए आज तो हालत ख़राब होगी, मैंने 2 रोटियां खा ली। वो इतनी हैवी होती हैं। वहाँ के लोग तो माशाल्लाह 2-2 3-3 खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी जो घर की बनी हुई रोटियां हैं तारिक साहब, आपको 500 रुपया, उस वक्त 500 रुपया बहुत बड़ी रकम थी जिस वक्त की ये बात है। 500 रुपया हम आपको इनाम देंगे अगर आप 20 रोटियां खा के दिखाएं। अब बहुत सेहतमंद, बहुत तगड़ा बंदा भी, वो इतने मोटे तो नहीं थे कि बहुत रोटियां खा सकते, नॉर्मल सी सेहत थी, बहुत ज़्यादा वो जिस्म पे चर्बी नहीं थी। नॉर्मल इंसान 5 रोटियां खा जाएगा, लग बहुत ज़्यादा भी तो खाता है। लोग 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, नॉर्मल 3 खाते हैं। तो किसी को शदीद भूख लगी है तो 6 खा लेगा, बहुत जम मारेगा तो 8 खा लेगा। 10 रोटियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो 20 की शर्त लगा रहे थे। तो तारिक साहब ने कहा क्या
500 रुपया मुझे इनाम मिलेगा कि तुम लोग कहते हो कि अगर मैं 20 रोटियां खा जाऊँ, ऐसे ही है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। सुना है, बहुत सारे लोग अब उस शादी में जो शामिल थे, इधर उधर से आए थे, वो इस बात को सुन चुके थे या कुछ ने सुना भी नहीं था, तो वो देखना चाहते थे वाकई क्या कोई 20 रोटियां सालन के साथ खा सकता है। तारिक साहब बोले एक काम कीजिए, कड़ी बनवा लीजिए। कड़ी पकोड़ा बहुत सारे लोग जानते होंगे, कड़ी होती है खट्टी सी, उसमें पकोड़ा डाला होता है, खाली कड़ी। उन्होंने कहा कड़ी बनवा लीजिए तो ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, मैं 20 की जगह पे 25 भी नहीं 30 रोटियां खाऊंगा। सारे परेशान हो गए कि हमने तो 20 खाता, ये घर की बनी हुई बड़ी तगड़ी रोटी है, तो ये 30 कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं खा लूंगा। घर वालों को ऑर्डर दे दिया गया जी 30 रोटियां बनाएं। रोटियां बनने शुरू हो गई। शादी पे भी एक रोटी बनी होती है, लेकिन ये शर्त थी तो एक खास रोटी बनाई गई शर्त के लिए, जो एक मोटी तगड़ी रोटी होती है। 30 रोटियां जब तैयार हो गई, कड़ी उसके साथ तैयार हो गई, तो वो सालन और कड़ी एक बहुत बड़ा थब्बा लग गया 30 रोटियों का। सारे हैरान थे, बहुत ज़्यादा वो ऊपर तक रोटियां ही थीं, और बड़ा सा डोंगा एक कड़ी का बना के रख दिया गया तारिक साहब के सामने। और सब हैरान थे कि क्या ये वाकई खा सकेंगे या दावा कर बैठे हैं, खाना बहुत मुश्किल है, नहीं खाई जा सकती। उन्हीं के सामने जैसे ही रखा तो वो एकदम, उन्होंने एक निगाह सबको देखा कि सब लोग इस शर्त को देखने के लिए तैयार हैं कि तारिक साहब शर्त जीतते हैं या हारते हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए। वो हैरान हुए इस बात पे, ये कौन सी फरमाइश है, लेकिन माननी थी क्योंकि उन्होंने शर्त जीत के दिखानी थी। तो सब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पीछे हो गए। तो तारिक साहब बोले अब आ जाइए। सब हैरान हुए कि किन को बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग बैठे रहें, आप लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, आप लोग जहाँ बैठे हैं यहीं पे बैठे रहें। तो सामने ऐसे इशारा किया, आ जाओ भाई। इधर मुंह किया, इशारा किया, आ जाओ। इधर वाले भी आ जाओ। पीछे मुंह किया और उनको इशारा किया, इधर वाले भी आ जाओ, आ जाओ रोटी खाओ। ये क्या बात हुई? सब परेशान हुए, हैरान हुए, ये किन को बुला रहे हैं, कौन रोटी खा ले? इधर वाले, सामने, पीछे वाले। उनको जब बुला चुके, उसके बाद उन्होंने रोटी खानी शुरू कर दी। कड़ी के साथ वो रोटी खाते रहे यहां तक के रोटी खा चुके। 30 की 30 रोटियां विद सालन खत्म करके। जब उन्होंने 30 रोटियां और वो सालन खा लिया, शर्त वो जीत चुके थे, सब हैरान थे। ये नामुमकिन था जो उन्होंने मुमकिन कर दिखाया था। नहीं कोई इंसान खा सकता था, वो भी एक नॉर्मल सेहत का इंसान, कोई बॉडी बिल्डर या कोई मोटा या कोई तगड़ा नहीं, एक आम सा इंसान, कमज़ोर सा इंसान 30 रोटियां खा गया था। जब खा चुके तो मुखातिब हुए उन घर वालों से, 3 रोटियां मिल सकती हैं और थोड़ा सा सालन। उन्होंने कहा क्या मतलब, हम समझे नहीं। उन्होंने कहा मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने भी तो खाना है, तो अब जो 3 रोटियां और सालन है वो मेरे लिए है। उन्होंने कहा आपने अभी इतना कुछ तो खाया है, सारा कुछ? उन्होंने कहा नहीं वो मैंने नहीं खाया, जिन्होंने खाना था वो खा लिया, अब 3 रोटियां मेरे लिए और थोड़ा सा सालन। तो उसके बाद बाकायदा 3 और रोटियां और सालन उनको दिया गया उस भरी महफिल में, और उन्होंने वो 3 रोटियां खाई और कहा ये मैंने खाया है, और 500 रुपया वो शर्त जीत के। उस दिन शादी में बैठे हुए तमाम लोगों को ये राज अफशा हुआ कि शायद जो एक मशहूर है तारिक बहुत ज़्यादा रोटी खाता है, तो जिस तरह वो बोल रहा था इधर वाले भी, सामने वाले भी, पीछे वाले भी आ जाओ, तो इसका मतलब है इंसान तो इतना रोटी नहीं खा सकता। ये फिर वही मखलूक है जिसको वो बुला रहा था, जो नज़र नहीं आती, उसने रोटी खाई है। और ये पहला वाक़या नहीं था, इस तरह के कई वाक़यात थे। कज़न के साथ एक दफ़ा होटल पे चले गए, शहर के दूर, वहाँ गांव से एक शहर चले गए, और कज़न ने बड़े गर्मजोशी से वेलकम किया, खाना खाना था, और उसके साथ बैठ गए और खाने का ऑर्डर दे दिया, और वो रोटियां लाए गए, ये रोटियां खाए गए, वो रोटियां लाए गए, रोटियां खाए गए। जब तकरीबन कोई 30 रोटियां भी क्रॉस कर गए, 35 रोटियां भी क्रॉस कर गए, वो जो साथ बैठा था उसने तो अपनी गिनती की 2 रोटियां खानी होती थी, वो तो 2 रोटियां खा के हाथ पीछे करके बैठ गया, और वो देखी जा रहा है जो साथ कज़न था
कि वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वो होटल वाले रोटियां दिए जा रहे हैं, सालन दिए जा रहे हैं, प्लेट पे प्लेट सालन है, रोटी है, 35, 36, 33, 38 रोटियां खा गए। तो वो जो कज़न था जिसके पास होटल पे मिलने गए थे, वो चल के आ गया, आके बोला, ये देख तारिक, मेरे हाथ जुड़े हैं यार, बस कर दे। वो होटल वाले सारे परेशान हो गए हैं, बैरे परेशान हो गए हैं, सारे आपस में बातें कर रहे हैं कि यार 38 रोटियां चली गई हैं, वो बंदा खा गया है, कि यार मेरा मालिक भी परेशान हो गया, मुझे मालिक नौकरी से निकाल देगा यार, बस कर दे यार, कोई इतना भी खाता ही है, देख मेरे हाथ जुड़े हैं। तो कहते हैं उनके हाथ में जो लुकमा था, जो खाने लगे थे, तोड़ के लुकमा हाथ में पकड़ा था, जो खाना था, वो लुकमा वहीं ट्रे में रख दिया वहीं, और उठे और मालिक के पास चले गए और उनसे कहा, नहीं पहले अपने सॉरी उस कज़न से कहा कि यार बात यह है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने इसके पैसे देने हैं, मैंने तो ये इसलिए तो नहीं आया कि तुम मुझे फ्री में खाना खिलाओ, मैं इसके पैसे दूंगा, तो तुम्हें किस चीज़ की परेशानी हो रही है। बाकी तुम्हारे मैं मालिक से बात कर लेता हूँ, अगर उसको कोई इशू है। तो मालिक के पास गया और उनसे कहा, जी मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, आपको रोटी के पैसे ही चाहिए ना, जो जितना भी रोटी खाई है इस पर आपको इतराज़ है। उन्होंने कहा, जी नहीं हमें तो कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने कहा, आपको तो पैसों पे इशू है ना, रोटी के जो पैसे बनते हैं मैं आपको दूंगा, मैं जितना भी खाऊँ। उन्होंने कहा, जी हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप जितना रोटी खाएं आप पैसे दे देंगे, हमें तो खुशी होगी। तो उन्होंने कहा, बहरहाल मैं अब खा चुका, मेरा दिल हो गया, बताइए कितने पैसे हैं। उन्होंने पैसे बताए, उन्होंने वहाँ पे पेमेंट की और बाहर आ गए। जो साथ कज़न था वो बोला, यार ये कंफ्यूज हो के, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये बताइए, चाचू कह रहा था या मामू कह रहा था, मुझे वो नाम भूल रहा है, कि आपने कैसे खाया, ये अनबिलीवेबल था, ना काबिल यकीन था, आप कैसे खा गए हैं। तो वो बोले, मुझे बहुत कम भूख लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब खा जाता हूं, मुझे बहुत कम भूख लगती है, बस जब किसी और को भूख लगती है तो वो कहते हैं खाना खाओ, मैं खाना खा लेता हूं, मुझे तो 3 रोटियां ही काफ़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं खा लेता हूँ। तो उस कज़न ने कितने लोगों को कितना अरसा तक बताता रहा कि मैंने इस तरह देखा, मेरे सामने इतनी रोटियां खा गए थे, वो आके ना बोलते तो अभी बैठे खा रहे थे, और ऐसे हर जगह पे बताते रहे। अब इंसान जो रोटी खाता है उसके मैदे के अंदर जो एक गुंजाइश बनी हुई अल्लाह ताला ने जो बनाई है, उसमें 10-15 भी मुश्किल से रोटियां चली जाएं तो खाई जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर इंसान के मैदे के अंदर कोई 30 रोटी जा रही है तो वो इंसान के मैदे में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि उसके अंदर 30 रोटी जा सके। बहुत सारे लोग अभी भी इस दुनिया में, अभी ये तो पुराना एक वाकया जो उन्होंने सुनाया, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी पे भी चल चुके हैं। एक बंदा 100 रोटियां खाता था, उसका मैंने किसी टीवी चैनल पे ही, पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बाकायदा देखा था, 100 रोटियां वो खाता था। और वो कहता है मैं रोज़ भूखा रहता हूँ, मैं जितना कमाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, तो उससे मैं 40-50 रोटी ही खा पाता हूँ। जिस दिन मैं 100 रोटी खा लूँ तो मेरा पेट भर जाता है। तो मैंने उसको देखते ही कह दिया था, वो बिल्कुल कमज़ोर सा, मैं बहुत मोटा हूँ उसके मुकाबले में, बहुत मोटा हूँ, और मुझसे मेरे जिस्म के 2 हिस्से हों तो एक बराबर वो होगा, यानी 2 खड़े हों और मैं 1 खड़ा हूं तो हम बराबर होंगे। तो वो 100 रोटी जो खाता था वो नहीं खाता था, उसके वजूद के अंदर जो रहने वाले हैं ना वो खाते हैं। उसका स्टमक तो है ही नहीं, मैदा तो है नहीं, इतनी सी एक जगह है, उसमें 3 रोटियां चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा भी वो खा ले तो वो भी फुल भर जाएगा 3 रोटियों से। तो 100 रोटियां, और बाकायदा उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनी थी वो बैठ के खा रहा था, उसके ऊपर पूरी उसके सामने रोटियां दे, ये नहीं कहते, उसने बताया बाकायदा, जब रिपोर्ट बनी थी टीवी पे चली थी तो वो खाता रहा और वो रिकॉर्डिंग करते रहे और कैमरे के सामने उसने 100 रोटी खाई थी। तो वो 100 रोटी जिन्नात खाते हैं। खैर, वाले साहब का एक और वाकया वो सुनाते हैं कि उनको एक दौर था, VCR होते थे, VCR की VHS कैसेट बोलते थे उसको, और VHS कैसेट के ऊपर मूवीज़ देखने का लोगों को बहुत शौक़ होता था। तो तारिक साहब भी मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते थे। अच्छा, मुझे शुएब की एक बात याद आ गई, मैं कोशिश करूँगा, मैं टाइम नहीं नोट कर सका वरना मैं उनकी वॉइस चला देता, उन्होंने मेरे लिए मैसेज भी किया है। उन्होंने कहा, मतलब कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि जी आप जल्दी से कहानी सुनाया करें, इसको लंबा ना किया करें। उसने कहा, कहानी का मज़ा ही नहीं आता।
आप जब तक कहानी का सीक्वेंस ना बनाएं, उसको एक उसी के माहौल में, लफ्ज़ों में ना ढालें, एक माहौल क्रिएट ना करें, तो मज़ा नहीं आएगा। कितने होने का चैनल हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो मज़ा उनका नहीं है जो नशा आपकी स्टोरी का है। उसने कहा ये नशा हराम होता है, लेकिन ये वाहिद नशा है जो हलाल है, मुझे लग चुका है। कई लोगों को इस स्टोरी का नशा है कि उसके सुने बगैर उनको नींद नहीं आती, तो इसलिए आप इसी स्टाइल से ही सुनाया करें। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं लंबा है, देखें मैं अगर इन लफ्ज़ों से खेलूँगा नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी तो यूँ करके ख़त्म हो जाएगी, क्या सुनेंगे। आप जब सुनते हैं और उस माहौल में पहुँच जाते हैं ना, तो वो लफ्ज़ों का ही कमाल होता है। खैर, तारिक साहब को मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था, वो अक्सर मूवीज़ देखते। फिर एक रात उनका एक कज़न उनके साथ, वो उनको मामू बोलता था, उन्होंने कहा जी आज मैं भी आपकी तरफ आऊँगा और मूवी देखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों मूवीज़ देखने के लिए बैठ गए और वीसीआर पे उन्होंने कैसेट लगाई और 3 घंटे की फिल्म देखी। रात के तकरीबन 1:30 बजे वो मूवी ख़त्म हुई। अब 1:30 बज चुका था। तारिक साहब उस कज़न से बोले कि यार रात बहुत हो गई है, 1:30 बज गया है, तू यहीं पे सो जा। वो बोला नहीं मामू, मैं यहाँ नहीं सो सकता, मेरा घर अकेला है और घर में कोई भी नहीं है, मैं आज अकेला हूँ, ताला लगा के आया हूँ, ऐਵੇਂ कोई चोरी या कोई मसला ना हो जाए, मुझे घर हर सूरत में जाना होगा। वो बोले यार 1 घंटा है जहाँ तू पैदल चल के जाएगा। उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आप मुझे छोड़ने जाएंगे। उन्होंने कहा यार अगर मैं तुझे छोड़ने के लिए गया तो मुझे तो, मैं तेज़ तेज़ भी चला और तेज़ तेज़ भी वापस आया, 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे, वो मैंने सुबह नौकरी पे भी जाना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तू यहीं पे सो जा। उसने कहा मामू आपको मजबूरी बताई है, मैं यहाँ सो जाता, मेरा घर ताला लगा हुआ है और चोरियाँ हो रही हैं आजकल, और किसी ने देखा बाहर से ताला लगा हुआ तो सुकून के साथ अंदर कोई घुस जाएगा, मेहरबानी करें आप चलें। आप एक काम करें ना, आप अपने भी कपड़े साथ उठा लें, सुबह आप नौकरी से मेरे घर से ही तैयार होकर चले जाइएगा, आपने तो नौकरी पे ही जाना है ना, मेरे तो मजबूरी ये है कि घर को ताला है। तो बोले हाँ यार बात तो ठीक है, चल ऐसे करते हैं, इकट्ठे चलते हैं। दोनों ने अपना जो एक सामान था, कपड़े शपड़े, सुबह नौकरी पे जाना था तारिक साहब ने, वो दोनों वहाँ से पैदल रवाना हुए। चलते चलते, क्योंकि रास्ते में सारा वीराना आता था और वीराने को अबूर करते 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 जब उस जगह पे पहुंचे जहां पे आगे तकरीबन कोई 10 मिनट का सफ़र रह गया था और उसके बाद एक गली शुरू होनी थी, उसके लिए इर्द गिर्द घर थे, आबादी आने वाली थी, तो वहीं वो दोनों खामोशी के साथ जा रहे थे कि कज़न बोला मामू आपको पाजेब की आवाज़ आ रही है, जैसे पायल की घुंघरू की आवाज़ होती है, किसी ने पाँव में घुंघरू पहने होते हैं और घुंघरू की आवाज़ आ रही होती है, आपको आवाज़ आ रही है? तो बोले हाँ मुझे भी आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़ आ रही है। फिर कुछ कदम चलते रहे दोनों, आवाज़ और थोड़ी सी तेज़ हो गई। तो वो बोला फिर से कज़न, मामू यार मुझे तो डर लग रहा है, रात के टाइम ये पाजेब की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तारिक साहब बोले यार वो रात को जो काम करने वाले नहीं होते, वो गधे पे ईंटें रख के जाते हैं और जो गधे होते हैं ना उनके गले में उन्होंने वो लटकाया होते हैं, टल्ली सी लटकाई होती है, घंटी सी वो बजती होती है। मुझे लग रहा है दूर कहीं टल्ली उनके गधों के गले में लटकी हुई है, वो कोई रात के टाइम है, क्योंकि वो रात को ईंटें उठा उठा के लाते हैं गधों पे, कि ठंडी है, सुबह होती है, गर्म हो जाती है, तो रात को ही उठा के रख लें। तो मेरे ख्याल में वही काम कर रहे होंगे। इस बात से वो जो कज़न था थोड़ा सा मुतमईन हो गया कि चलें, कोई रात को ईंटें उठा रहा है गधे के ऊपर, और वो चल पड़े। अब वो चलते चलते जब अपनी गली के इतने करीब पहुंचे कि गली तकरीबन कोई 100 कदम के फासले पे होगी, कि तभी दोनों की निगाह सामने पड़ी, तो दोनों का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, गली के बिल्कुल कोने पे ही साइड पे करके एक 12 फुट ऊंची लड़की खड़ी थी, जिसका कद 12 फुट ऊंचा था। उसका जिस्म कितना चौड़ा होगा, इतने चौड़े जिस्म वाली, और पूरे उसके वजूद पे जेवरात ही सोने के जेवरात थे। उसने
सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, बाजू उसके यहाँ तक स्लीवलेस थे, पूरा ये बाजू उसके यहाँ तक सोने के कंगन से दोनों हाथों में भरा हुआ था। आगे सीने पे सोने ही सोने की उसने चेनें, जंजीरें, क्या क्या सोने का भर रखा था, पहना हुआ था। इतना ज़्यादा उसने सोना पहन रखा था कि वो दोनों चौंक गए। लेकिन जैसे ही उसको देखा, कि उसका कद को देखा, तो वो समझ गए रात के इस टाइम पे कौन सी इतनी लंबी 12 फुट ऊंची लड़की है, और वो भी जिसने इतना ज़्यादा सोना पहन रखा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है इंसानों के जो लंबे हैं तो वो 9 फुट हैं, 12 फुट का तो किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं है। तो जैसे ही उस कज़न ने देखा, उसकी जान निकल गई और वो कांपना शुरू हो गया, और उसने कहा मामू वो देखें। अब वो उससे बोला तक नहीं जा रहा था, वो शदीद कांप रहा था। तो मामू ने उसको कहा मेरे पीछे आ जा, डर मत, कहा ना डर मत, मेरे पीछे आ जा। वो उनके पीछे आ गया। उन्होंने कहा ये जो भी है तू क्यों डर रहा है इससे, हमारा इससे क्या लेना देना, हम इससे क्यों डरें, है तो है, हम क्या करें, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस तुम एक काम करो, मेरे पीछे पीछे रहो, इसको देखना भी ना, खड़ी रहे, मैं जान गया हूं ये कौन है, क्यों खड़ी है, बस तू मेरे पीछे रहे, तुझे इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। अब क्या खौफनाक मंजर था कि अभी रात का टाइम है, घुप अंधेरा है। जिस पायल, जिस पाजेब को वो ये समझ के एक दूसरे को दलील दे रहे थे कि शायद गधों पे ईंटें लाद के कोई आ जा रहा है, तो उसके गले में बंधा हुआ घंटा जो है वो बज रहा है, लेकिन हकीकत में वो घंटा नहीं, वो उसी सामने खड़ी हुई 12 फुट लंबी लड़की के पाँव में चांदी की नहीं, सोने की, शायद देखा नहीं था, उसी के ही पाँव में कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई थी उसने जिससे घुंघरूं की आवाज़ आ रही थी। अब तारिक साहब आगे आगे और वो कज़न पीछे, अपना सर उनकी कमर पे टिकाए हुए कि मेरी निगाह उधर ना पड़ जाए, और उसने तारिक साहब को पीछे से पकड़ा हुआ, सर उनके कंधे पे रखा हुआ, खौफ से उसका बुरा हाल। और वो दोनों चलते हुए उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ गली शुरू हो रही है, और वो गली के कोने पे खड़ी है। चलते 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 वो बिल्कुल उसके करीब पहुँच गए। तभी तारिक साहब जब बिल्कुल उसके करीब पहुँचे तो उनकी निगाह पड़ी उसके पाँव के ऊपर, क्योंकि अब उनका फासला और उस चुड़ैल का बहुत कम रह गया था। तभी तारिक साहब ने करीब गुजरते हुए, वो भी सीधा ही देख रहे थे, करीब गुजरते हुए फिर से एक दफ़ा उसकी तरफ देखा तो उसकी अब टांगें उनको नज़र आ रही थी, वो सामने खड़ी थी। जब वो उनके सामने, जब वो गली की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा, वो इस वजह से कि ये पीछे डर ना जाए, कोई लड़ाई, कोई शरारत, कोई पंगा हो गया तो ये बेहोश हो जाएगा खौफ से, इसलिए वो चुप करके जा रहे थे। और जैसे उसके करीब पहुंचे तो उसकी तरफ देखा तो एक बहुत लंबी टांगें थीं, और जैसे पाँव पे निगाह पड़ी तो उसके पाँव उल्टे थे। वाकई उल्टे पाँव के अंदर उसने सोने की मोटी मोटी बड़ी बड़ी पाजेब पहनी हुई थी, लेकिन उसके पाँव उल्टे थे। उसके करीब से गुजरे और पढ़ना शुरू कर दिया। वो जब पहले ही उससे देख चुके थे और कज़न को कहा था मेरे पीछे आ जाओ, तभी उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। इसलिए कहा था डरने की ज़रूरत नहीं, इससे क्या डरना हमें, आ जाओ। और वहीं पढ़ते हुए उसके करीब पहुंचे, पाँव पे निगाह पड़ी, पाँव उल्टे थे। पढ़ते 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 गली में दाखिल हो गए। चलते 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 जब आगे घर तक पहुंचे, उसने जेब से चाबी निकाली, उसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों के साथ उसने चाबी निकाली, जैसे कैसे ताला खोला। ताला खोलते ही भाग के अंदर चला गया और कहा मामू जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आओ, कुंडी लगा लें। मामू बोले हाँ नहीं, अब नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि तुम डर जाओगे, खौफजदा हो जाओगे, इसलिए मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी तरफ नहीं किया। अब तुम खैरियत से घर पहुंच गए हो, मैं इसको तो ज़रा देख के आऊँ, इसकी जुर्रत कैसे हुई गली के कोने पे आके खड़े होने की, ये तो इंसानों की जगह है, इंसान रहते हैं, ये कौन होती है यहाँ पे आके खड़ी होने वाली, इंसानों को डराएगी, मैं अभी इसकी ऐसी की तैसी बजाता हूँ। ये कह के वापस उसी सिमत चल पड़े जिस सिमत वो खड़ी थी।
चलते 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 बिल्कुल उस जगह के करीब पहुंच गए जहाँ पे वो थी। इधर उधर देखा, लेकिन मुसलसल अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इधर देखा, गली के उस कोने पे देखा, इधर देखा, कहीं पे भी वो मौजूद नहीं थी। पूरी गली को देख लिया, वो कहीं नहीं थी। वापस आए, कज़न दरवाज़ा बंद किए, अंदर ही खड़ा था। दरवाज़ा नॉक किया, उसने डरते डरते पूछा कौन, क्योंकि वो डर रहा था कहीं चुड़ैल ही ना आ जाए। वो इसलिए मना कर रहा था कि ना जाए, क्योंकि उनको डर था कि अभी तक तो उसने कुछ नहीं कहा, आने दिया, ये ना हो ये पीछे जाए और वो हमारे घर ही आ जाए। तो तारिक साहब बोले मैं हूँ यार, तारिक खोल दरवाज़ा। तो उसने पहले दरवाजे के अंदर से ऐसे झांक के देखा कहीं चुड़ैल तो नहीं है, तारिक साहब की आवाज़ बदल के मुझे डरा ना रही हो। देखा तारिक साहब ही हैं, तो उसने डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन खड़ा रहा, पहले तसल्ली कर लूँ सामने मेरा कज़न तारिक ही है या कौन है। जब पूरा तसल्ली होगी तो कहते मामू आप ही हो ना। उसने कहा यार मैं ही हूँ, क्या हो गया है। तो उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर दाखिल हो गए। कहा यार मैं डरा हुआ था, आप क्यों गए उसके पीछे, जब हमने एक इतनी बड़ी बला देख ली है तो उसके बाद क्या ज़रूरत थी उसकी जाने की। वो इंसान तो नहीं थी ना, वो कोई जिन्नात में से ही थी। वो बोले यार मैं इसलिए गया था कि वो गली के कोने पे खड़ी है, कोई भी रात को आएगा तो डर जाएगा ना, तो क्यों खड़ी है वहाँ पे। लेकिन उसका चेहरा कितना खौफनाक था। तो तारिक साहब बोले नहीं यार उसका चेहरा खौफनाक तो नहीं था, आम इंसानों की तरह चेहरा था, कोई इतना खौफनाक भी नहीं था। हाँ उसका कद बहुत लंबा था, पाँव उसके उल्टे थे, बाकी चेहरा तो नॉर्मल इंसानों की तरह था। तो कज़न बोला यार आप बहुत बहादुर हो, आपको डर नहीं लगा, इतनी बड़ी चीज़ जो खड़ी थी वो चुड़ैल थी। ये काफ़ी होता है इंसान के लिए कि चुड़ैल का नाम सुने उसका होश गुम हो जाते हैं। हमने तो क्लियर उसको सामने खड़े हुए देखा। यार आपको उसके चेहरे से डर नहीं लग रहा, वो कितनी खौफनाक थी। वो कह रहे नहीं यार मुझे डर नहीं लगा। खैर वो रात को वहीं सो गए और वहाँ सुबह उठे और अपनी जॉब पे चले गए। और उसके बाद 4-5 दिन सुकून से गुजरे। ये 5वां दिन था। तारिक साहब अपने काम में जॉब पे गए, जॉब शॉब करके वापस आए, रात के टाइम अपने घर सोने के लिए लेट गए। उनके वालिद साहब भी थोड़ी दूर चारपाई पे लेटे हुए थे, यानी शुएब के दादा और शुएब के वालिद साहब, ये तारिक साहब उनके वालिद साहब हैं। जब वो अपनी चारपाई पे आज लेटे तो तारिक साहब को आज एक बेचैनी सी हो रही थी। ऐसी बेचैनी जैसे इंसान को नींद नहीं आती, वो करवट लेता है फिर भी नींद नहीं आती, दूसरी साइड पे करवट लेता है फिर भी नींद नहीं आती। और ये जो इनका घर था इसके बिल्कुल पीछे एक कब्रिस्तान था, घर के बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान बना हुआ था। वो लेटे रहे, करवटें बदलते रहे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। यहां तक कि लोग अमूमन 9 बजे तक 8 बजे तक सो जाते थे। कोई बहुत लेट सोता था तो 9 बजे, वरना 8 बजे तक लोग सो जाते थे। इनको करवटें बदलते जागते जागते तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बज गए। इनको नींद नहीं आ रही तारिक साहब को। 12:30 बजे के करीब इनको ऐसा लगा कि अब हल्की सी नींद आनी शुरू हुई है, अब मुझे लगता है मुझे नींद आएगी, मैं सो जाऊं। उन्होंने आंखें बंद की। अभी आंखें बंद किए हुए चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जिस्म भारी हो गया है। और जैसे एहसास हुआ मेरा जिस्म भारी हो गया तो उन्होंने एकदम से आंखें खोल दी। मेरा जिस्म जकड़ा गया है। अभी सोए नहीं थे, आंखें बंद ही की थी, नींद तो आ नहीं रही थी और चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे, 1 मिनट भी नहीं गुजरा था। अभी ऐसी सिर्फ आंखें बंद करके लेटे थे कि एकदम से लगा कि जिस्म बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, जकड़ा हुआ है। और जैसे ही आंखें खोली तभी आंखों ने जो मंजर देखा, जिस चारपाई पे वो लेटे हुए थे उसी चारपाई के ऊपर वही 12 फुट लंबी चुड़ैल खड़ी हुई थी, इस अंदाज में कि बिल्कुल जहाँ पे तारिक साहब के पाँव थे उसी जगह पे खड़ी थी चारपाई के ऊपर, इस अंदाज में कि उसने अपनी एक टांग चारपाई के उल्टी साइड पे रखी हुई थी और एक टांग चारपाई की सीधी साइड पे रखी हुई थी। यानी टांगें वो खोल के खड़ी थी, एक टांग चारपाई के इधर, एक टांग चारपाई के इधर, और पाँव वाली साइड पे सामने खड़ी हुई थी। और जो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो वो सामने उसका कद जा रहा था और तभी उनको महसूस हुआ उनका पूरा वजूद जकड़ा हुआ है।
सिर्फ एक आंखें हैं जो घुमा पा रहे हैं और हल्की सी ना होने के बराबर गर्दन है जो घुमा पा रहे हैं, बाकी वजूद जकड़ा हुआ है, वो हिले हुए हैं, हिल भी नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। बाजू को उन्हें हिलाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा बाजू अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ऐसे जैसे किसी ने चिपका दिए हों चारपाई से, बाजू हिल तक नहीं रहे थे। टांगें हिलाने की कोशिश की, टांगें तक नहीं हिल रही थी। ज़ुबान से चीख मारने की कोशिश की, अपने वालिद साहब को बुलाने की कोशिश की तो पता लगा कि नहीं, ज़ुबान तक बंद कर दी गई है। और वो जो ऊपर खड़ी थी उसका सर आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू हुआ और वो ख़ुद भी नीचे आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू हुई। और झुकते 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 उसका पूरा वजूद, टांगे वहीं पे हैं, तारिक साहब के मुंह के बिल्कुल करीब आ गई। और उसके मुंह से जो ज़ुबान निकली वो ऐसे ज़ुबान थी जैसे सांप बाहर ज़ुबान निकालता है, तेज़ी से सांप ऐसे ज़ुबान घुमा के वापस ले जाता है। उसने एक तेज़ी से ऐसी ज़ुबान बाहर निकाली सांप की तरह और अंदर ले गई। वो इंसान की ज़ुबान नहीं थी, वो सांप की तरह की एक नागिन की ज़ुबान थी। और उसने ज़ुबान निकाल के बाकायदा जैसे मुंह को टच करते हैं, अपनी ज़ुबान ऐसे मुंह से टच की। उसके मुंह की गरम गरम सांसें, इतनी गरम सांसें कि उनके वजूद को, तारिक के फेस को बाकायदा जला रही थी। इतनी गरम सांसें थीं कि वो अपना वजूद इतना करीब लेके आ चुकी थी कि उस ज़ुबान को बाहर निकाल के फेस को टच कर रही थी। और जब वो सांस ले रही थी, उन गरम सांसों की शदीद तपिश फेस पे महसूस हो रही थी, ऐसे जैसे शदीद लू चलती है, इतनी तेज़ लू कि इंसान को लगे इंसान उस गर्मी से बेहोश हो जाए। आग की तरह तपिश होती है जैसे सांसों में, ऐसे ही उसकी सांसों में आग की तरह तपिश थी। और फिर से उसने अपनी वो ज़ुबान निकाली। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसका मुंह बिल्कुल जिस तरह मछली का मुंह होता है, ऊपर से तो उसके होंठ बिल्कुल इंसान की तरह थे, ज़ुबान उसकी सांप की तरह थी, लेकिन मुंह उसका बिल्कुल एक मछली की तरह था। जब उसने अपना मुंह खोला तो छोटे 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 जिस तरह मछली के दांत होते हैं वैसे ही उसके दांत थे। और वो एकदम उसको सिर्फ देख पा रहे थे, चीख नहीं मार पा रहे थे, बुला नहीं पा रहे थे मदद के लिए, किसी को बुला नहीं पा रहे थे कि उसने वो ज़ुबान से फिर मुंह को ज़ुबान टच की और बोली, आज कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे, बुलाओ, मदद के लिए बुलाओ, देखती हूं आज तुम्हें कौन बचाता है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। वो जो लफ्ज़ बोल रही थी, क्लियर ऐसे लफ्ज़ थे जैसे इंसान अपने लहजे में बोलता है। वो इंसान के ही लहजे में, इंसानी ज़ुबान में बोल रही थी, लेकिन ज़ुबान इंसानी नहीं थी, दांत इंसानी नहीं थे, मुंह, होंठ ऊपर से इंसान के थे, लेकिन जब होंठ खोलती थी तो अंदर से मछली की तरह उसका चेहरा था, दांत थे। और उसकी सांसें बहुत गर्म थी। तभी वो बोली, अब बोलना, बोलता क्यों नहीं? तू मुझे ढूंढने आया था, तू मेरे पीछे आया था, मैं खुद तेरे पास चल के आ गई हूं। अब बोल, बुला ना, किसी को मदद के लिए बुला, मैं भी तो देखूं कौन आता है तुझे बचाने। तारिक साहब कहते हैं कि जिस वक्त ये सब कुछ बोल रही थी उससे पहले मेरे जिस्म कांप रहा था, उससे पहले दिल की धड़कन तेज़ थी, वजूद मेरा चिपका हुआ था, मैं डर गया था, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जैसे ही आंख खुली इस तरह वजूद को सामने देखा और एकदम से मैं अपने आप को हिलाने की कोशिश की तो पता लगा मैं जकड़ा हुआ हूँ, हिला नहीं पा रहा, ना बाजू ना टांगे, ज़ुबान तक नहीं हिला पा रहा। वालिद साहब साथ वाली चारपाई पे लेटे, उनको जगा तक नहीं पा रहा, उनको मदद के लिए पुकार नहीं पा रहा। मैं डर तो गया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब उसने कहा ना, बुला ना, किसी को बुला, और वो इस तरह की बात कर रही थी जो मगरूरियत की बात थी, सबसे बड़ा तो अल्लाह का कलाम, तो गरूर किस चीज़ का?
अल्लाह के कलाम के आगे नखरा किस चीज़ का। जब उसने ये कहा तो मेरा डर, मेरा खौफ, वो जो कुछ जकड़ापन था, एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर हिम्मत आ गई है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह के कलाम के आगे तो जिना। उससे पहले तो मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने ये जुमला कहा ना, बुला ना, कौन बचाएगा तुझे, ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने तो उस वक्त कुरानी आयात पढ़ी थी, इसलिए ये भाग गई थी। आज इसने मुझे जकड़ के मेरे मुंह को इस तरह बंद कर दिया है कि मैं कुरानी आयात ना पढ़ सकूं। तो उसी वक्त मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने दिल में कुरानी आयात पढ़ी तो उसी वक्त मुझे महसूस हुआ मेरी जुबान बाकायदा हिल सकती है। वजूद मेरा जकड़ा हुआ था, अंदर ही अंदर पढ़ने से मेरी जुबान सिर्फ हिल पाई, बाकी वजूद को मैं नहीं हिला पाया। और जैसे ही मैंने जुबान को हिलाया तो मैंने देखा मैं अब विर्द कर सकता हूं, अब मैं कुरान मजीद पढ़ सकता हूं। उसी वक्त मेरे मुंह पे कुरान मजीद जो जुबान से मैंने अदा किया, ऊंची आवाज में जैसे ही पढ़ा मैंने पढ़ा, देखा उसी लम्हे वो खड़ी खड़ी गायब हो गई। एक सेकंड भी नहीं लगा, गायब हो गई। और मैं पढ़ता रहा। मेरे जिस्म को पसीना आ गया था, मैं डर गया था, लेकिन मैं पढ़ता रहा। वो रात को मैं सो नहीं सका कि कहीं ये मौजूद होगी पीछे कब्रिस्तान है, फिर ना आ जाए। सुबह हुई, मैंने वालिद साहब को कहा रात मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। वो कहते हैं क्या? मैंने उनको पूरा वाक़या बताया कि कैसे हम उधर जा रहे थे, तो ये उधर खड़ी थी और इसको मैं ढूंढने के लिए गया था और रात इस तरह आई है और मुझे उसने जकड़ दिया था। तो वालिद साहब एकदम गुस्से में आ गए, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, इसकी ऐसी की तैसी, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे के आगे आने की। तो तारिक साहब बोले, अब्बा उसने मुझे जकड़ दिया था, मेरा वजूद जकड़ा हुआ था, मेरी जुबान जकड़ी हुई थी। मैं हिल सकता, आपको बुला सकता, चीख सकता तो मैं आपको आवाज़ देता। उसने तो मुझे जकड़ दिया था, इसलिए जकड़ दिया था कि मैं पढ़ ना सकूं। वो तो शुक्र है मेरा दिमाग भी उसके कंट्रोल में था कि मेरे दिमाग में एकदम से उसकी वाली बात आ गई, बचा कोई तुम्हें सकता है तो मदद के लिए पुकारो। तो खुदा की आगे इसकी इतनी जुर्रत कि खुदा के कलाम के आगे ये ऐसी बात करे। उसी वक्त मुझे ये जैसे ख्याल आया, मैंने दिल में पढ़ा तो मेरी ज़ुबान खुल गई, और मैंने ज़ुबान से जब पढ़ा तो वो गायब हो गया। अब्बा बोले अब ये जब भी आए ना, मुझे पता लग जाए इसकी जुर्रत कैसे हुई, मेरे बेटे के साथ उसने ये किया है। मैं अब खुद जागा करूंगा, देखता हूं मेरी दोबारा कैसे बेटे की तरफ आती है। तारिक साहब के जो वालिद साहब थे, यानी शुएब जिन्होंने स्टोरी भेजी, उनके दादा, उनके साथ जिंदगी में ऐसे कई तरह के मामलात रहे हैं। उन्होंने जो जुमला कहा था ना, उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे बेटे को आके वो इस तरह तंग करे, तो असल में वो इसलिए कह रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में चुड़ैलों के और जिन्नात के इस तरह के कई मामलात रहे हैं, और उनका जिन्नों से और चुड़ैलों से कई दफ़ा पाला पड़ चुका था, और वो उनसे डरते नहीं थे। कई दफ़ा ये कहा गया, सुनने में आया गया, तो उनके तो बाकायदा चुड़ैलों से मुकाबले हुए थे, जिन्नात से बाकायदा उनके मुकाबले हुए थे। इसलिए वो जिन्नात या चुड़ैलों से डरते नहीं थे। वो अपने दौर के बहुत बड़े बहादुर थे, और जब बाप इतना बहादुर होगा तो बेटा कैसे नहीं बहादुर होगा। तो इसलिए तारिक साहब भी डरते नहीं थे। बाप ने जो कलाम सिखा दिए थे, जो कुरान मजीद पढ़ा दिया था, और कलाम भी सिखा दिए थे कि ये पढ़ना जब भी ज़िंदगी में डर लगे या मसला है, तो वही कुरान मजीद के साथ वही कलाम पढ़ते थे, जिसकी वजह से मखलूक भाग जाती थी। वो डरते नहीं थे और बहादुर थे। लेकिन जब एक रात इस तरह डर गए तो वालिद साहब को बताना पड़ा। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। तो शुएब भाई, मैं आपसे कहूँगा कि अपने दादा के जो वाक़यात हैं, आप वो भी ज़रूर मुझे लिख के भेजिए। इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर, क्योंकि उनके जो मुकाबले हुए हैं जिन्नात के साथ और चुड़ैलों के साथ, वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो बहरहाल उसके बाद वो ज़िंदगी गुजरती रही। अब वो कहते हैं ये पिछले दिनों का वाक़या है कि वालिद साहब काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। वो बंदा जो 30-30, 40-40 रोटियाँ खा जाता था, लोगों में मशहूर था, कभी ज़िंदगी में डरे नहीं थे। बस इतना ही डरते थे जिस तरह मैंने आज वाक़या बताया है, इससे ज़्यादा वो कभी नहीं डरे। तो हुआ ये कि ये जब उन्होंने मुझे कहानी भेजी है, तो कहते हैं ये तकरीबन कोई पिछले गर्मियों की बात है। वो कहते हैं कि मैंने जो घर बनाया है, पहले मैं नीचे रहता था, अब मैंने अपना पोर्शन ऊपर बना लिया हुआ है। नीचे एक बड़ा सा हॉल है, वो हमेशा ठंडा होता है, साथ में कमरे भी हैं।
तो वाले साहब अब क्योंकि बीमार हैं और बिस्तर पे होते हैं, मैं काम करता हूँ, मैंने खुद उनको कहा हुआ है कि अब रेस्ट करें, आपको ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर ख्वाहिश उनकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जान के ऊपर शिफ्ट इसलिए हुआ कि वालिद साहब को ठंडक पहुंचाऊं, नीचे जो एक हाल है वो ठंडा होता है, ऊपर तो गर्म होता है, तो मैं गर्म खुद ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मैं वालिद साहब से कहा कि आप नीचे रहें। अब वो नीचे शिफ्ट हो गए। तो कुछ दिनों पिछले गर्मियों की बात है कि एक सुबह मैं उठाऊं तो मुझे वालिद साहब ने बुला लिया। मुझे कहते हैं शुएब इधर आप बैठ। मैं उनके पास जाके बैठ गया। मैं कहा जी अब्बा जी। कहते हैं यार मैंने इधर नहीं सोना। मैंने कहा क्या हुआ अब्बा जी, सब खैर है? कि मतलब एक बेटा जिस तरह बाप से पूछता है कि कोई शिकायत हुई है, किसी ने नाफरमानी की है, किसी ने क्या ख्याल नहीं रखा? उन्होंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुझे पता है मैं बीमार शख्स हूँ, बिस्तर पे हूँ, अब मैं मुकाबला नहीं कर सकता इस मखलूक का। मैं कहा किस मखलूक का अब्बा जी, क्या हुआ है? वो बोले मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि तुम परेशान ना हो, डर ना जाओ, वो आती हैं। मैं जब इधर रात को सोया होता हूँ ना, वो चीज़ें फिर आ जाती हैं। जब दौर था, वक्त था, मैं इनसे लड़ता था, इनका मुकाबला कर लेता था, इनसे डरता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। मुझे पता है मेरे साथ चीज़ें हैं, मैंने इनके साथ वक्त गुजारा है। ज़िंदगी के वाक़यात कुछ तुम्हें सुनाए हैं, कुछ नहीं सुनाए, भरे पड़े हैं ज़िंदगी के इन्हीं चीज़ों की वजह से। लेकिन कुछ दिनों से मुसलसल रात जैसे ही होती है, तुम लोग सोए होते हो, मैं हाल में सोया होता हूँ, जैसे ही आधी रात का तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम होता है तो मेरी आंख खुल जाती है। और जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो पहली दफ़ा मैंने जिसको देखा वो एक चुड़ैल टाइप थी। हाइट उसकी बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा ऊंचा उसका कद नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल कद था। वो हाल में आई है। मैं डरा नहीं हूं, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। वो अभी दरवाजे से दाखिल हुई थी कि मेरी आंख खुल गई, पाजेब की आवाज़ आ रही थी। मेरी आंख खुल गई और मेरी जैसे आंख खुल गई मैंने उस तरफ देखा तो मैंने कहा ये आ गई है। मैं पहचान गया कि इंसान नहीं है, रात के इस पैर जो आ रही है, पाजेब पहने हुए ये चुड़ैली है। मैंने फ़ौरन कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। वहीं पे रुक गई है, मैं कलाम पढ़ता रहा हूँ, वो वहीं पे रुकी रही है, वहीं से वापस चली गई है। फिर अगली रात फिर से आई है, लेकिन आज रात जो गुजरी है इसमें एक नहीं कई चीज़ें आ गई थी। यार मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता ज़्यादा, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम वो परेशान हो जाओगे। रात जो गुजरी है उसमें एक नहीं कई चीज़ें आके खड़ी हो गई, और वो मेरे लिए आई थी क्योंकि मैं अकेला था। अगर साथ कोई लेटा होता वो ना आती। मैं जब भी अकेला होता हूँ वो आ जाती हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ वक्त गुजारा हुआ है। वो जब जब मुझे अकेले देखेंगी आ जाएंगी। वो जब आई है ना, पहले तो मैं मिल लेता था, पहले मैं देख लेता था, बात कर लेता था, अब यार हिम्मत नहीं होती। और मैं तुम्हें सच कहूँ यार, अपनी ज़ात का डर नहीं लगता। इस घर में बच्चे हैं यार, इस घर में तुम रहते हो, तुम्हारे बच्चे रहते हैं, बीवी है तुम्हारी। मुझे नुकसान पहुंचा दे मुझे इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे आना जाना लग गया, इस घर के अंदर बसेरा ना कर ले। मैं बीमार बंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी का पता नहीं कितना ज़िंदगी है नहीं है। इन्होंने इस तरह आना जाना शुरू कर दिया, ये ना हो कि इस घर के अंदर बसेरा कर लें, इस घर के अंदर रहना शुरू कर दें। मैं नहीं चाहता इस घर में बसेरा करें, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अब चीज़ें ना आएँ, इसलिए मैं अकेला नहीं सोना चाहता। ये ना समझना मैं डर गया हूँ, मैंने तो ज़िंदगी गुजारी है, अब क्या डरना इनसे। जो डरने का वक्त था इस मखलूक से, उस वक्त तो मैं डरा नहीं। अब तो बीमार सा बंदा हूँ, कलाम तो अब भी लेटे लेटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन अब डरूँ तो क्या डरूँ, क्या करेंगे मेरा। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रहें। तो इसलिए यार मुझे यहाँ से शिफ्ट करो, पास कोई होगा, अकेला नहीं होगा, ये नहीं आएंगी, मुझे पता है। तो मैंने कहा ठीक है अब्बा जी, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने तो आपको इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया था कि आपको ठंडक रहे, कोई गर्मी ना लगे, मौसम इस तरह का ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ अब्बा जी। और फिर मैंने अब्बा जी की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उनका कहना ये है कि अब्बा जी के साथ ये मखलूक़ात, वो जो वाक़यात सुनाते हैं, ये मुसलसल उनके साथ अटैचमेंट रही है। वो जो खाना वगैरह खाते थे तो वो एक नहीं कई चीज़ें थीं हमें जो बताते हैं। जब वो बुलाते थे सामने वालों को, तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ,
इधर भी इशारा करते थे, उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, पीछे वालों को भी कहते थे। तो वही सारे जब आते थे तो वो रोटी खाते थे। वो जो सारे आते थे रोटी खाने के लिए, वो 50-50 भी खा जाते थे। लेकिन जब वो 50 खाते तो वो यकीनन सी बात है जितने भी बैठे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए वो हाथ हौला रखते थे। उनको कहते थे हाथ हौला रखें, किसी को बहुत ज़्यादा भी आप लोगों का फील हो गया तो गलत होगा। लेकिन वाले साहब की ज़िंदगी में ये चीज़ें उनसे मिलती रहीं, उनसे हम कलाम होती थी, उनसे बात करती थी, उनसे डरते नहीं थे। इसलिए वो उस चुड़ैल से भी नहीं डरे थे, क्योंकि दादा अबू शुएब कहते हैं वो जो इस तरह के काम करते थे, पीछे ही तो कब्रिस्तान था, कई चीज़ें हमारे घर में आ जाती थी, लेकिन वो कभी नहीं डरे। तो उन्होंने, मैं शुएब भाई आपका वॉइस मैसेज चलाना चाह रहा था यहाँ पे, जिस तरह आपने कहा कि मुझे एक नशा है स्टोरी का, उसके बगैर नींद नहीं आती, जितना भी थका हुआ हूँ स्टोरी के बगैर मैं सो नहीं सकता। और कितने लोग हैं जिनको ये नशा लगा हुआ, ये बात सही है, कितने लोग हैं जो स्टोरी सुने बगैर उनको नींद नहीं आती। स्टोरी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मैं बाकी भी शायद प्रोग्राम शायद छोड़ जाऊँ, स्टोरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि स्टोरी को मैं रिकॉर्ड ही इसलिए करता हूँ कि ये लोगों के लिए एक दवाई का काम करती है। जिनको नींद नहीं आती स्टोरी सुन के उनको नींद आ जाती है। शुएब का कहना यह है कि मेरे भी कानों में हेडफोन लगे होते हैं और मैं सो जाता हूँ, सुबह मोबाइल चलता रहता है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, सुबह मेरी बीवी बताती है कि आप कहानी सुनते सुनते सो गए थे। तो आपके जो दादा अबू की कहानियाँ हैं आप वो मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा, और वॉइस मैसेज मुझे ढूंढना पड़ेगा, आप अलग से एक मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा नेक्स्ट जब मुझे आप कहानी भेजें। लेकिन उसमें ये, जिस तरह आपने वाले साहब का नाम तारिक मुझे कहा, ये बताना भूल गए कि रियल बताना था या फ़र्ज़ी। नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर याद रखिएगा जो भी नाम है कि मैंने रियल बताने या फ़र्ज़ी, और एंड पे एक छोटा सा मैसेज डाल दीजिएगा कहानी के हवाले से, वो मैं अलग से चला दूँगा। तो ये थी जी आज की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। उसका तरीका ये भेजने का, आप कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कहानी को वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप कहानी को लिख के भेजें या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजें। अब जब कहानी को सेंड करते हैं लिखी हुई या वॉइस मैसेज, तो एंड पे एक लास्ट लफ्ज़ जो आपने लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY स्टोरी। और अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि मुझे कई सैकड़ों हज़ारों मैसेज आते हैं, जब मैं देखता हूँ जब लव स्टोरी लिखा हुआ है तो उसको देख के पहले मैं सेव कर लेता हूँ नंबर दे के, और आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। अगर स्टोरी लिखना भूल जाते हैं तो वो मैसेज मिस हो जाता है। और भेजना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9231366555 00। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366555 इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923113665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।